हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्यासे से रिलेटेड, प्यासे की कॉग्निटिव थ्योरी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, हम एक प्यासे की थ्योरी का पूरा एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमें पता है, प्यासे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। सबसे पहली जो इन्होंने स्टेजेस बताई है वह है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल तक के लिए चलती है। दूसरी जो इन्होंने स्टेज बताई है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है। थर्ड जो उन्होंने स्टेज बताई है वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल तक चलती है, जिसको हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फोर्थ हमारी जो स्टेज आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 या 12 से ऊपर की तरफ चलती है और इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब हम इन स्टेजेस से रिलेटेड जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं, जो पेपर्स में पूछा जाता है। तो सेंसरी मोटर जो हमारी स्टेज है, संवेदी गामक अवस्था है, इससे रिलेटेड 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात जो होती है वह इस स्टेजेस पे सिर्फ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी जो बच्चा क्रिया करता है अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ, वो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे वो एक्शन करेगा, हाथ पैर चलाएगा, सकिंग करेगा, लुकिंग करेगा, रीचिंग, ग्रास्पिंग, पकड़ना करना करेगा, वो सब उसके अनकोऑर्डिनेटेड। स्टार्टेड में अगर हम 0 to 4 या 8 मंथ तक की बात करें तो वो सारे अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस स्टेज का, वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी गामक अवस्था में ये आ जाता है। लेकिन ये संवेदी गामक अवस्था में ये तकरीबन तकरीबन 18 से 24 मंथ के बीच में आता है। मींस अगर कोई 8 से 10 महीने का बच्चा है, पहले तो ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि अगर 8 से 10 साल का बच्चा है और आपने उसको मोबाइल दे दिया अपना, सॉरी 8 से 10 साल नहीं, 8 से 10 महीने का बच्चा है और आपने उसको मोबाइल दे दिया। अब आपको उससे मोबाइल अपना लेना है, तो आपने इस तरीके से किया और हाथ पीछे करके जेब में किसी तरीके से रख लिया अपना मोबाइल और कहा मोबाइल गायब हो गया। बच्चा समझ जाएगा कि हाँ भाई मोबाइल गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। लेकिन अब वही बच्चा अगर उसकी एज 18 से 24 मंथ के बीच में है, तो अगर आप उससे किसी तरीके से घुमा के कहेंगे गायब हो गया या पॉकेट में रख लिया आपने, तो वो उसको ढूंढने लगेगा। वो इस स्टेज पे समझ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तु होती हैं, वो परमानेंट होती हैं, वो डिसअपियर नहीं हो सकती। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्वता। तो ये बात समझ में आ गई। ये वस्तु स्थायित्वता संवेदी गामक स्टेज, लास्ट में जब वो स्टेज पहुंच रही होती है, देखिए 18 से 24 मंथ, 24 मंथ यानी 2 साल पूरे हो रहे होते हैं, इस स्टेज पे बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्वता यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो जाती है। तो संवेदी गामक अवस्था से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यही जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज से मान के चलिए कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 आने ही आने क्वेश्चन है। ये चलती है हमारी 2 से 7 साल तक। इसको भी याद रखना है, पूछ लेता है कि कब से कब तक चलती है, तो 2 से 7 तक, 7 साल तक चलती है। उसको हम कहते हैं पूर्व क्रियात्मक। इसकी जो सबसे पहली जो चीज है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। इस स्टेज पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा होता है। तो वो चीज़ें क्या करता है, वो बोल नहीं पाता है लेकिन वो कुछ संकेत बना लेता है, वो कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेगा। आप उसको कोई चीज़ अगर उसे आपको चाहिए तो वो उसका सिंबल बना के दिखाएगा, ऐसी इस तरीके से। अगर आप जा रहे हो तो अब सब बच्चे को हम सिखाते हैं टाटा बाय बाय, इनको इनको सलाम करो, इनको हाय बोलो, इनको इनको प्रणाम करो। तो इस तरीके से वो कुछ सिंबल्स बना लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट हमारी आती है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रता। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता है। वो जो कुछ सोचता है वो अपने आप को केंद्र मानकर सोच रहा होता है कि जो कुछ चीजें हो रही हैं ये मेरे लिए हो रही हैं।
ईगोसेंट्रिज्म में होता है, अहम केंद्र यानी सेंट्रेशन, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं सोच पाएगा, कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाएगा कि ये इस चीज को ये किस तरीके से देख रहे हैं, या मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वही सच मान के चलता है, वही रियलिटी है, यही मान के चलता है। तो इसको हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमिज्म, यानी जीववाद। आपने देखा होगा कि कोई छोटी बच्ची है 2 से 7 साल तक के बीच की, और वो डॉल से खेल रही है, तो अगर वो खाना खाती है तो अपने डॉल को खिलाती है, वो सोती है तो पास में अपने डॉल को सुलाती है। तो इस स्टेज पे बच्चे ये मान के चलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी जान है, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा किसी बच्चे के जमीन पे गिर जाए या कुछ हो जाए तो उसकी अम्मी जो है जमीन को ही मार देगी, कर दी, ले तूने मेरे बच्चे को मारा। तो यानी वो बच्चा फिर सेटिस्फाई होता है, मेरे चोट लगी अब इसके भी चोट लग गई, तो वो समझता है कि इसमें भी जान है। तो इसी को हम कहते हैं एनिमिज्म, जीववाद। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, इस स्टेज पे बच्चे की जो सोच होती है वो होती है एनिमिज्म, यानी जीववाद की सोच रखता है। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को हम कह सकते हैं इस रीजनिंग, इस तर्क का, ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे की रीजनिंग जो होती है वो एकदम इलॉजिकल रीजनिंग है। कैसी रीजनिंग है? इलॉजिकल है, बहुत बहुत इलॉजिकल वो सोचता है। उसने अगर गाय देखी हुई है, गाय का पिक्चर उसके माइंड में है कि इसके 4 पैर होते हैं, बड़ी सी होती है, एक पूंछ होती है, तो अगर अब वो कुछ और जानवर देखेगा, घोड़ा देख लिया उसने तो ये क्या, ये भी गाय, क्यों? क्योंकि इसके 4 पैर हैं, ये चीजें। तो बहुत जो है इलॉजिकल चीजें, इलॉजिकल रीजनिंग वो बताएगा इसमें। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। नेक्स्ट हमारा होता है नो सीरियलाइजेशन, यानी क्रमबद्धीकरण। इस स्टेज पे ये बात याद रखने की है, नो को मैंने इसीलिए रेड से लिखा है, नो सीरियलाइजेशन, यानी वो क्रमबद्धीकरण, आरोही अवरोही, वो छोटा छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इस चीज में अगर आपने उसको कुछ स्टिक्स दी हैं तो वो इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, अगर आप उनसे कहो कि इसको एक लाइन में लगाओ तो वो नहीं लगा पाएगा। उसमें सीरियलाइजेशन नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, आरोही अवरोही क्रम में वो नहीं लगा पाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट आता है नो कंजर्वेशन, यानी संरक्षण, नंबर और क्वांटिटी में भी। अगर आप इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका, हम आगे करेंगे कि 5 पत्थर दिए, उनको वो राउंड में लगाता है, छोटी लाइन बनाता है, बड़ी लाइन बनाता है, फिर उनको गिनता है कि कितना हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपने किसी बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिया, ठीक है, तो एक बड़ा गिलास है, एक लंबा सा गिलास है और एक छोटा गिलास है लेकिन वो चौड़ा है, तो जिसमें जो है इस तरीके का एक गिलास है और एक गिलास जो है इस तरीके का है, सपोज दैट ग्लास है या कोई भी बर्तन है, तो बच्चा सोचेगा कि इसमें जो है यहां तक भरा हुआ है तो इसमें जो है ज्यादा आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है चीजें, इसमें ज्यादा है, यहां तक ये फिल है। तो दूसरी चीज वो समझ नहीं पाएगा कि इसकी डेप्थ, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो नो कंजर्वेशन, ना ही नंबर में ना ही क्वांटिटी में कोई भी वो जो है संरक्षण नहीं। रिवर्सिबल थिंकिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं इरिवर्सिबल थिंकिंग होती क्या है। इरिवर्सिबल थिंकिंग का मतलब है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उससे कहा जाए कि बेटा तुम्हारा कोई भाई है, तो वो कहेगा हाँ ये मेरा भाई है। अगर अब आप उससे कहो कि क्या तुम्हारे भाई का कोई भाई है, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये मैं अपने भाई का भाई हूं। इसी तरीके से अगर कोई किसी रास्ते में आप लेके गए तो वापस नहीं आ पाता है। तो ये इरिवर्सिबल थिंकिंग के पार्ट होते हैं जो कि इस स्टेज पर नहीं होते हैं। इन नहीं को, इन नोज को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो ये नोज है, जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये सारे नोज यस में बदल जाते हैं। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, नंबर और क्वांटिटी दोनों में। अब बच्चे को जो है नंबर भी पता है और क्वांटिटी में भी पता है। अगर आपने बच्चे को अब जो है पतला गिलास दे दिया, पतला गिलास दिया और एक जो है आपने एक चौड़ा गिलास रखा हुआ है, तो अब बच्चा समझ जाता है कि शरबत या कोल्ड ड्रिंक किस चीज में ज्यादा है। सीरियलाइजेशन वो बच्चा करना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज पे। अब वो इसको जो है आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता है। रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। वो कहेगा आपका कोई भाई, हाँ ये मेरा भाई। तुम्हारे भाई का कोई भाई, हाँ मैं अपने भाई का भाई। तो यहां पर जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो रिवर्सिबल थिंकिंग हो जाती है। और सबसे
जो चीज होती है लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा इस स्टेज पे तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है। लेकिन बच्चे का जो तार्किक चिंतन होता है वो सिर्फ कॉन्क्रीट यहां पर होता है, कॉन्क्रीट, इसीलिए इस स्टेज को कहा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी मूर्त चीजें, जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट हैं उन्हीं चीजों पर वो जो है चिंतन कर सकता है। बच्चे की जो रीजनिंग है वो इंडक्टिव डिडक्टिव हो जाती है, यानी निगमनात्मक और आगमनात्मक। कॉन्क्रीट थिंकिंग, जैसे कि मैंने ये बताया ना कि बच्चा जो है सिर्फ कॉन्क्रीट मूर्त चिंतन कर सकता है, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट चिंतन यानी अमूर्त चिंतन इस स्टेज पर गायब होता है। तो ये चीज यहां पर याद रखने की, नो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन नहीं होता है इस स्टेज पर। आगे बढ़ते हैं हमारी फाइनल स्टेज पे, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 और 12 से अब पे चलती है। इसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें दो चीजें जानने की हैं आपकी। इसमें बच्चे जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क बच्चा करने लगता है। और दूसरा, बच्चे के अंदर अब एब्स्ट्रैक्ट चीजें, जो जिन चीजों का कोई मूर्त चीज, जैसे हम बात करते हैं एलियंस का हमारे पास कोई भी जो है कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है, कोई कॉन्क्रीट पिक्चर नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सोच पाते हैं उनके बारे में। तो बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो चीजें प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है इस स्टेजेस पे। तो ये चारों स्टेजेस क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म्स से रिलेटेड जो कि प्याशे ने दिया था। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म जो प्याशे ने दिया था वो था हमारा स्कीमा। स्कीमा कहते हैं हम हमारा जो हमारे माइंड में किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक पिक्चर बनी हुई है, हम सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि जो एक पिक्चर बनी हुई है, या जो हमारे अंदर हमारे माइंड में जो नॉलेज स्टोर्ड है उसको हम स्कीमा कहते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं जो बनी हुई हैं इसी को हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ाया हम इसमें एसिमिलेट करना यानी समायोजन करना। एसिमिलेट करते हैं, कहते हैं कि अपने हमारे पास जो कोई स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेट यानी समायोजन। जब हम किसी चीज में कुछ समायोजन करते हैं तो एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, यानी एक असंतुलन पैदा होता है। यहां पर एक क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। यानी हम बात कर रहे हैं अडाप्टेशन ऑफ स्कीमा, कि हम किसी भी स्कीमा को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं। हमने कोई चीज लिया, सपोज दैट एक बच्चा है जो हर चीज को शक करता है, उसको आपने एक बड़ी बॉल दे दी। जब वो बड़ी बॉल दी आपने उसको, तो बड़ी बॉल का क्या करेगा, उसकी स्कीमा में पहले से है शक करना, ठीक है, तो पहले वो बड़ी बॉल को शक करेगा। जब वो शक नहीं कर पाएगा बड़ी बॉल को, फुटबॉल को, तो वो क्या करेगा, उसको कुछ पुश करेगा, कोई चीज करेगा। तो जब बच्चा उसको शक कर रहा है, यानी जब इस स्टेज पे बच्चा पहले से जो उसके स्कीमा में फिट है उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब उस तरीके से काम नहीं बना, जब बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हुआ, यानी एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ बच्चे के अंदर। जब डिसइक्विलिब्रियम पैदा हुआ तो बच्चे ने क्या किया, अब नए तरीके, अब बच्चे ने क्या किया, उस बॉल को पुश करना स्टार्ट किया, या कुछ जो है धक्का देना स्टार्ट किया, कुछ चीज करना स्टार्ट किया। इसी को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन या अडाप्टेशन कहते हैं। तो इन चीजों, जब बच्चे ने हमने अकोमोडेट किया, उसने एक नया तरीका अपना लिया, अब के बॉल जो है शक करने के लिए नहीं बल्कि पुश करने, मारने के लिए, तभी हमारे जो चीजें होती हैं उसमें इक्विलिब्रियम यानी संतुलन पैदा होता है। इस तरीके से जो पूरा सिस्टम चलता है हमारा अडाप्टेशन ऑफ स्कीमास होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जब इसकी थ्योरी क्लास ली थी जो चैनल पे मौजूद है, बहुत ही डिटेल्ड में क्लास ली थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्याशे ने जो 4 फैक्टर बताए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसमें एक्टिविटी का उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं, एक प्याशे जो थे एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनिस्ट हैं, जो कहते हैं कि बच्चे जो है अपने नॉलेज का निर्माण खुद करते हैं, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्रोवाइड करता है, रोल अदा करता है, उनको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। तो उन्होंने एक्टिविटी और एक्सपीरियंस का रोल बताया। उन्होंने कहा कि जब जब बच्चा परिपक्व होता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, बच्चे का मानसिक विकास वैसे वैसे होता चला जाता है। और उन्होंने सोशल इंपॉर्टेंस को, सोशल इंटरेक्शन को भी, जैसे जैसे बच्चा सोसाइटी में जाएगा, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसका मानसिक विकास होता रहेगा। और फिर उन्होंने इक्विलिब्रेशन को इंपॉर्टेंस दी, यानी संतुलन को इंपॉर्टेंस दी।